हेलो गाइस, हाउ आर यू। हमारे 2 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, साथ में दोनों चैप्टर को मिलाकर के एक यूनिट जो पूरी हो चुकी है। हमारे फिजिक्स के अंदर टोटल 10 यूनिट हैं। अब दूसरी यूनिट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है और चैप्टर 3 विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट, पहली चीज आप लोग इसमें एक बात ध्यान रखिए, हमने जो पिछला चैप्टर पढ़ा है वो है वैद्युत स्थितिकी। मीन्स जो आवेश है, आवेश ने गति नहीं करी, आवेश स्थिर है। जो भी प्रभाव दिखाया गया वो किसकी वजह से है? आवेश के स्थिर होने की वजह से है। इसलिए उसका नाम जो दिया गया वैद्युत स्थितिकी दिया गया, यानी स्थित है आवेश एक जगह। लेकिन जब हम विद्युत धारा की बात हम करते हैं, विद्युत धारा कब उत्पन्न होती है, किस कारण से उत्पन्न होती है, क्या क्या उसके कारण हो सकते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न जब होती है जब आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने लगता है या एक चालक से दूसरे चालक में चलने लगता है। अब आवेश किस रूप में होगा? देखिए, पदार्थों को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है: चालक, अर्धचालक और अचालक। धारा जो चलेगी, जो हम आवेश की हम बात कर रहे हैं, वो धारा चलती है केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक मात्रा में होती है, अर्धचालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, जबकि अचालकों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य या 0 के करीब होती है। इसी वजह से उसमें किसी भी विधि द्वारा, किसी भी स्रोत द्वारा धारा का प्रभाव होना संभव नहीं होता। तो मेन फैक्टर क्या आया? मेन फैक्टर विद्युत धारा के चलने के लिए आया मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या अंतर? कोई अंतर नहीं है। थ्योरी ये कहती है कि जो भी परमाणु होता है, परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है और धनावेशित नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं। जो अंदर की कक्षा है, ये कक्षा कैसे ली जाती है? KLMN के हिसाब से ली जाती है। और जो अष्टक नियम है या ऑक्टेट रूल है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है? 2, 8, 18, 8 का नियम है। जो अंदर की सबसे पहले अंदर की कक्षा भरेगी, बाहरी कक्षा जब भरेगी तो अंदर के कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो आपके 2 होने चाहिए। इस तरीके से फिर ये कोश हो गए, उसके बाद उपकोश बता दिए गए SPDF, 1s2, 2s2, 2p6। उसी तरीके से आप देखिए 1s2 यानी कि पहली कक्षा के 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा S और P 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, S के 2, P के 6। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। तो जब हमने 8 इलेक्ट्रॉन यहां बना दिए, जब हम किसी भी विधि द्वारा चालक को गर्म करते हैं या चालक को ऊर्जा देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के बंधन बल द्वारा बंधे हुए हैं, जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है जिसको हम तीव्र आकर्षण बल कहते हैं, उसके द्वारा बंधे हुए हैं। जब हम इसको ऊर्जा देंगे तो ऊर्जा देने से जो बंधन बल है या आकर्षण बल है वो कमजोर पड़ता है। कमजोर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रॉन कब बाहर निकलेगा? देखिए, 2 तरह की ऊर्जा दी जाती हैं, उत्तेजन ऊर्जा और आयनन ऊर्जा। उत्तेजन के अंदर तो इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है, लेकिन आयनन के अंदर वो इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा मिलती है कि अपनी कक्षा को छोड़ करके
बाहर निकल जाता है, यानी उसका जो है आयनीकरण हो जाता है। अगर हम एक सिंपल सी भाषा में बात करें तो Na की बात हम करेंगे, कितना 11 23 होता है, 11 के हिसाब से देंगे 2 8 और 1। इसका जो सोडियम धातु का जो बाह्य कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, जब हम इसको ऊर्जा देते हैं तो क्या होगा, इससे ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो क्या बनता है Na+ बनता है। Na+ यानी सोडियम आयन बन गया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, सोडियम आयन बन गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये धातु से बाहर नहीं जाता, ये धातु के अंदर ही मुक्त होता है। गति करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करेगा। जब गति करेगा किसके द्वारा करेगा, जब तक हम स्रोत नहीं लगाएंगे गति नहीं करेगा। स्रोत होगा हमारी बैटरी, हमारा वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि जब एक सिरा पॉजिटिव होगा एक सिरा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव की तरफ क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र के स्थापित होने से इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव आवेश है, नेगेटिव आवेश है, तो वो पॉजिटिव सिरे की तरफ गति करेगा। इस तरीके से हमारी धारा प्रवाहित होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, वैद्युत धारा क्या है, जब किसी चालक में किसी बिंदु पर, जब किसी चालक में आवेश प्रवाहित होता है तो एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में किसी बिंदु पर आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना चाहिए कि किस कारण से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। किसी चालक में किसी बिंदु पर, किसी चालक में किसी बिंदु पर विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। या कह सकते हैं किसी चालक में किसी बिंदु पर, किसी बिंदु से एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा होती है I = इसको Q/T। Q क्या है, Q है आवेश जो इलेक्ट्रॉनों के रूप में आपको मिलेगा। और चूंकि इंप्लाइज करके हम कह सकते हैं ऐसे Q = IT, ये फॉर्मूला कॉमनली आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। चूंकि आपको पता है Q बराबर होता है Ne के, इसलिए I बराबर होगा Ne/T। Ne/T। अब एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन उसमें से प्रवाहित होते हैं, क्या मान के चलते हैं कि कहते हैं कि यदि I का मान, चूंकि I बराबर 1 एम्पियर, T बराबर 1 सेकेंड, या आप ऐसे करो E का मान होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर। तो N/T निकालो, N/T कितना हो जाएगा, N/T हो जाएगा I/E 1/1.6 10⁻⁻19। ऊपर लेके जाएंगे 10⁻19/1.6। इसको हम क्या लिख सकते हैं, I का मान आएगा 6.25 10⁻8, N/T का मान आएगा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड। यानी एक सेकंड के अंदर यदि किसी चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही हो तो उस चालक में एक सेकंड में 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। ये चालक की हमने बात करी। अब मेन फॉर्मूला हमारा आया I = Q/T। अब जो हम इसमें बात करते हैं कि अगर हम कहते हैं कि यदि dt समय में किसी चालक से dq आवेश प्रवाहित होता है तो क्या लिखेंगे, I = dq/dt लिख देंगे।
अब मात्रक की जब हम बात करते हैं, मात्रक की बात करते हैं कूलाम प्रति सेकंड, या इसे हम कहते हैं एम्पियर। एम्पियर एएमपी से लिखते हैं कूलाम प्रति सेकंड, या एम्पियर लिखते हैं। राशि कैसी है भाई? राशि है हमारी अदिश। अब राशि अदिश क्यों हुई? राशि अदिश इसलिए हुई कि अगर यहां से चल रही है तार, इस तरीके से है, दो हिस्सों में बट गए, अगर आई धारा चल रही है, एक में I1 गई, एक में I2 गई, तो ये जो धारा है ये बीजगणित के नियम का पालन करती है, ना कि वेक्टर योग के नियम का। क्योंकि I का मान जो होगा वो I1 प्लस I2 अगर हो गया तो कैसा नियम होगा? बीजगणित का नियम हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिए कि अगर I1 प्लस I2 का मान I के बराबर ना होता तो 1% हम मान सकते थे कि भाई ये बीजगणित का नियम ना पालन करके ये पालन करता है, सदिश योग का नियम पालन करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसलिए इस राशि को कैसा लिया गया है? अदिश राशि लिया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आपको जब तक धारा का कॉन्सेप्ट नहीं पता लगेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन वे होते हैं जो कि धारा प्रवाह में वे मुक्त आवेश जो चालक में उपलब्ध होते हैं, जो कि विभवांतर के लगाए जाने पर एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ चलते हैं और जिसकी वजह से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उनको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलने वाले केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं, धनावेश कभी गति नहीं करता। क्योंकि जैसे मैंने सोडियम का एग्जांपल आपको दिया, सोडियम में से जो बाह्य कक्षा के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो अलग कौन हटा? सोडियम नहीं हटा, सोडियम परमाणु नहीं हटा, हटा कौन? इलेक्ट्रॉन हटा। तो चलने वाला कौन हुआ? इलेक्ट्रॉन हुआ। परमाणु तो अपने पदार्थ के अंदर एक जगह पर स्थिर है। तो इस तरीके से हमने बताया कि धारा जो हुई, ये कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन कब आ जाता है जब हमें आवेश का मान t के रूप में दे रखा हो, t के समीकरण के रूप में दे रखा हो, तो हम इससे ले सकते हैं। नॉर्मली हमारा जो मान आता है वो Q = IT या I = Q/T के आधार पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब बात आती है यहां पर 1 एम्पियर धारा की। परिभाषा क्या होती है 1 एम्पियर धारा की? लेकिन सही मायने में 1 एम्पियर धारा की परिभाषा आपको यहां से नहीं देनी है। तो जब परिभाषा 1 एम्पियर की बात हम करेंगे तो अगले चैप्टर में हम चलेंगे। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। थोड़ा सा अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हुए हम इसमें देखते हैं, कहते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व इसको कहते हैं करंट डेंसिटी J। करंट डेंसिटी J। करंट डेंसिटी J क्या है? अब देखिए कि ये हमारा एक चालक हुआ, ये इसका परिच्छेद हुआ A, चाहे लेफ्ट साइड लें या राइट साइड लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धारा जो चल रही है वो इसके अभिलंब चल रही है, इस पृष्ठ के अभिलंब, और जो धारा यहां से निकलेगी वो भी इस पृष्ठ के अभिलंब होगी। तो या आप दूसरी भाषा में कह सकते हो कि इस पर जो खींचा गया अभिलंब है, जिसको हम क्षेत्रफल वेक्टर A कह रहे हैं, वो और धारा जो है दोनों समांतर आपके होनी चाहिए। तो क्या परिभाषा होनी चाहिए? किसी बिंदु पर धारा घनत्व, किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु के परितः एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से अभिलंबवत होकर गुजरने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। तो परिभाषा एक बार आप समझ लें। किसी चालक में, परिभाषा सुन लें, परिभाषा लिख लें, किसी चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु के परितः एकांक परिच्छेद
क्षेत्रफल से, एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली अभिलंबवत धारा को धारा घनत्व कहते हैं। परिभाषा आप लिख लें, मैं बोल रहा हूं, और क्योंकि बार बार देखिए इतने लंबे थ्योरी लिखना यहां पॉसिबल नहीं है, तो मैं बता रहा हूं आपको, किसी चालक में, परिभाषा सुन ले ध्यान से, किसी चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु के परितः एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल, एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल का मतलब होता है जैसा बेलन है, बेलन को आप इस तरीके से काटोगे तो आपको क्या मिलेगा, वृत्त मिलेगा। किसी चालक में किसी बिंदु पर धारा घनत्व उस बिंदु के परितः एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली अभिलंबवत धारा को धारा घनत्व J कहते हैं। और J की जो वो हुई परिभाषा, J बराबर हुआ I/A। J बराबर हुआ I/A। मात्रक क्या होगा भाई, मात्रक आपका होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, और राशि जो होगी, चूंकि दिशात्मक राशि है इसलिए ये राशि आपकी सदिश हो। अब किसी कंडीशन में मान लो धारा तो चल रही है ऐसे, और जो पृष्ठ है वो इस तरीके से, यानी यहां पर खींचा गया अभिलंब जो है वो आपका मेन रास्ते से थीटा कोण बनाता है, लेकिन हमें चाहिए इस प्रकार से। तो ये थीटा कोण होगा, तो इनके बीच में जो कोण होगा ये भी थीटा होगा, और ये आपका हो गया a cos थीटा, a cos थीटा। अब धारा जा रही है इस तरीके से, तो क्या परिभाषा होनी चाहिए, देखिए J इज इक्वल टू, इस कंडीशन में J होगा I/A cos थीटा, तो I इज इक्वल टू JA cos थीटा, और J डॉट वेक्टर A, ये हमारी धारा की कंडीशन आपकी आई। लेकिन ये उस कंडीशन में है जबकि परिच्छेद क्षेत्रफल सीधा न होकर के थोड़ा तिरछा हो, लेकिन हमें परिभाषा के अनुसार क्या लेना है कि धारा जो बहे परिच्छेद क्षेत्रफल से, एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल से जो बहे वो अभिलंबवत बहनी चाहिए। इसलिए, लेकिन ये एक स्पेशल कंडीशन के अंदर हमने इसको रखा गया है। तो आप परिभाषा मैंने आपको लिखा दी है, धारा घनत्व यहां पर हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा हमें भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय हमारा कुछ इस प्रकार का चल रहा है कि अगर हम इस तरीके की क्लासेस को ना चलाएं तो शायद आगे जाकर के सिलेबस को कंप्लीट करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, इस बात के लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं, और साथ में मैं उम्मीद करता हूं जैसे जैसे मैं आपको करा रहा हूं वैसे वैसे मैं क्या सभी टीचर्स जो करा रहे हैं उसी तरीके से आप सपोर्ट करेंगे और वर्क को कंप्लीट करेंगे, जिससे आगे आने वाली परीक्षा में आपको दिक्कत ना हो। थोड़ा सा हम आगे की तरफ चलते हैं। अब अगर हम एक छोटे से क्वेश्चन की हम बात कर लें, एक छोटे से एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं। एग्जांपल मैं आपको लिखा रहा हूं, एक क्वेश्चन टाइप में है, एग्जांपल लिखिए आप। देखिए, तांबे के एक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 3 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर है। पूर्णिराम, इसमें 4.8 एम्पियर की धारा बह रही है। तार में धारा घनत्व ज्ञात करो।
देखिए एक तो क्षेत्रफल दे रखा है 3 गुणा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर और धारा दे रखी है 4.8 एम्पियर की धारा दे रखी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पीछे आपको सूत्र लिखाया गया है, J इज इक्वल टू होता है I अपॉन A 4.8 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻4 कितने बार कटेगा 16 × 48 1.6 पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर जाकर 4 जे हो गया, ये हो गया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा हमारा ये क्वेश्चन हुआ। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन इसी तरीके के होंगे, थोड़े जैसे पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा श्रेणी समानता क्रम, इसमें प्रतिरोधों का श्रेणी समानता क्रम आएगा, लेकिन धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है वैद्युत चालन की। हालांकि वैद्युत चालन अभी मैंने आपको जिक्र किया था, चालन मतलब चलना, वैद्युत मतलब आवेश, आवेश का चलना। पदार्थ को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है चालक, दूसरा अर्धचालक और तीसरा होता है अचालक। पहली बात आप समझिए चालक कौन कौन से हैं। जैसे आपने ले लिया एल्यूमिनियम, चांदी, सोना, लोहा, कॉपर, इस तरीके के जो पदार्थ होते हैं, बिजली के तारों में तांबे का या एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है, वो कहलाते हैं चालक। अर्धचालक हम लोगों ने वैसे देखे नहीं है, लेकिन जर्मेनियम और सिलिकॉन को हम लेते हैं। अब इसमें क्या है कि ये ठोस पदार्थों की हमने बात की है, ठोस पदार्थों के अंदर जो धारा चलती है उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा अधिक होती है। तो चालन का मतलब क्या हुआ कि जब हम कोई भी स्रोत द्वारा विभव स्थापित करेंगे या वैद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन या मुक्त आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक चालक से दूसरे चालक में जब प्रवाहित होने लगते हैं तो इस घटना का नाम दिया जाता है वैद्युत चालन। दूसरी जो आती है वो आता है लिक्विड विद्युत अपघटय। विद्युत अपघटय, मान लो कि हमने NaOH का सॉल्यूशन बना लिया, सॉरी NaCl का सॉल्यूशन बना लिया, तो NaCl का सॉल्यूशन बनाने में क्या होगा, अगर आप रिएक्शन की बात करें NaCl प्लस H2O हम बना लेते हैं तो क्या बन गया NaOH प्लस HCl की हमने बात कर ली, हाइड्रोक्लोरिक एसिड साथ में NaOH। तो जब हम इसमें किसी भी इलेक्ट्रोड द्वारा विद्युत प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, इसका आयनीकरण हो जाएगा। उसको, उस आयनीकरण को हम क्या कहते हैं, विद्युत विघटन कहते हैं। और तो उसके अंदर आवेश मुक्त किस रूप में होंगे, आयनों के रूप में होंगे, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन के रूप में होंगे, जिससे कि आसानी से उसके अंदर विद्युत का प्रवाह हो जाता है। जैसे कहीं पानी पड़ा हो और बिजली का तार गिर जाए तो तुरंत झटका लगता है, वो किस वजह से होता है, वो आयनीकरण की वजह से होता है। मुक्त आयन हमको मिलते हैं, धारा उसके अंदर प्रवाहित होती है। तीसरी जो आती है वो आती है गैस। गैस आसानी से, गैस नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, जिसे एनटीपी पर हम कहते हैं, हमारा किसी कंडीशन के अंदर विद्युत की सुचालक नहीं होती, हमेशा कुचालक होती है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कहीं भी स्पार्क होगा, विद्युत में आयनीकरण हो जाएगा, सॉरी वायु में या गैस में आयनीकरण हो जाएगा तो तुरंत आसपास में विद्युत फैल जाएगी। देखिए ऐसा नहीं होगा, उसके बारे में बाद में जिक्र करेंगे। लेकिन फिलहाल हमने विद्युत चालन की बात हमने करी है। विद्युत चालन की जो हमने बात कर ली है वो हमने आपको बता दिया है कि विद्युत चालन के अंदर आपका आवेशों का, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या एक चालक से दूसरे चालक में जाना आवेशों का, उस घटना का नाम दिया जाता है विद्युत चालन। और मैंने आपको
मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के बारे में कुछ जिक्र किया था। जैसे परमाणु के जितने परमाणु होते हैं किसी पदार्थ के अंदर, उसके अंदर केंद्र पर धनावेशित नाभिक होते हैं, और धनावेशित नाभिक होते हैं तो उसके अंदर भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमण करते हैं, और जो उनको स्थायित्व देते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लगने वाला बल। अगर हम किसी वजह से इस बल को कमजोर कर दें, चाहे बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी दे करके या उनको रगड़ करके, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और पदार्थ के ऐसे बाहर ना निकल करके पदार्थ में घूमने के लिए मुक्त हो जाते हैं। उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पदार्थों के अंदर ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा अधिक होती है। क्या मान के चलते हैं, 10 की घात 28 या 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रति मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब के अंदर। सबसे अच्छा जो चालक माना जाता है वो है चांदी, उसके बाद आता है कॉपर यानी तांबा, उसके बाद आता है सोना, फिर एल्यूमिनियम आता है, फिर आयरन आता है। क्योंकि जो चांदी है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या और पदार्थों की तुलना में सबसे ज्यादा अधिक होती है। इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन मॉडल की हमने बात करी है। अब कुछ टॉपिक फिर हम आगे लेके चलेंगे, लेकिन फिलहाल जितना मैंने आपको बताया केवल उसको वीडियो को देखें, वीडियो को सुने, अच्छी तरह समझें, क्योंकि टॉपिक धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तीसरा चैप्टर हमारा शुरू हो चुका है जैसे, और मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे वो मुझे आप भेजिए। तो अगर आपको बात समझ में आती हो, अच्छी लगती हो, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।